हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिव्य माइस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश रस्तो। तारीख है 6 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली हम आप तक लाते रहें। दोस्तों, आज का जो पहला आर्टिकल जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है इर्द गिर्द घूम रहा है अभी गवर्नमेंट द्वारा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इसको विड्रॉ कर लिया गया है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि अभी जो नया जो ड्राफ्ट बिल आएगा वो जो प्रिंसिपल ऑफ प्राइवेसी है उसका पालन करेगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो लैंडमार्क जजमेंट दिया था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इससे जो नया जो ड्राफ्ट रहेगा वो इन लाइन रहेगा। इसके अलावा ये भी बात कहा गया था कि जो भी जो ज्वाइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ने जो भी रिकमेंडेशन दिया था जिससे कि जो डिजिटल इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट किया जा सके, इन सारी बातों का नए ड्राफ्ट में ध्यान रखा जाएगा। हालांकि जो 2019 का बिल जिसको गवर्नमेंट ने अभी विड्रॉ कर लिया गया उसको काफ़ी क्रिटिसाइज उसको किया गया था। जितने भी स्टेक होल्डर है सब ने क्रिटिसाइज किया था और सबसे ज़्यादा रीज़न क्या था कि जो नेशनल सिक्योरिटी है इसको ओवर एम्फेसाइज कर दिया गया था। बहुत ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी को ओवर एम्फेसाइज करने की वजह से जो पूरा बिल है जो उसका जो एक पूरा मोटो था वो कहीं ना कहीं वीक हो जा रहा था। इसके अलावा जो 2018 का जो ड्राफ्ट जो बना था बिल का उसमें जो जुडिशियल जो कोर्ट का जो ओवरसाइट था, जब डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस बॉडी को जब निर्माण किया जाएगा तो यदि कुछ अनियमितताएं होती हैं या कुछ कोई पीआईएल करता है तो उसमें कोर्ट इंटरवीन कर सकती थी। बट 2019 जिसको भी गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया गया उसमें क्या था, इस प्रोविजन को हटा दिया गया था और सर्वे सर्वा किसको बना दिया गया था, कार्यपालिका को, कि जो भी कुछ होगा सब कुछ कार्यपालिका के उसमें निर्भर कार्यपालिका ही उस पर जो भी एक्शन लेना होगा करेगी। इसके अलावा जो 2019 का बिल था उसमें एक शब्द ऐड कर दिया गया था कि पब्लिक ऑर्डर, और इसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट की जो सरकारी एजेंसीज होती हैं उनको एक तरीके से एग्जम्प्ट कर दिया गया था उनके एक्शन को बिल से, कि उनमें कोई भी कार्रवाई नहीं होगी अगर कुछ वो ऐसा काम करते हैं। बस उनको एक निर्देश दे दिया गया था कि आप जो भी अपना काम करते हैं उसको आपको राइटिंग में उसको रिकॉर्डिंग करना होगा। हालांकि अभी जो अगला जब बिल आएगा उसमें बहुत सी बातें अभी देखने में दिलचस्प होने वाली हैं। क्या जो नया बिल आने वाला है जो 2018 का जो ड्राफ्ट आया था उससे मैच करेगा? हालांकि जो 2018 का ड्राफ्ट आया था इसकी काफ़ी ज़्यादा जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनसे चर्चा के बाद ये ड्राफ्ट को बनाया गया था। क्या इससे वो मैच करेगा? अथवा जो जेपीसी जो अपना रिपोर्ट दिया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इन्होंने अपना रिपोर्ट क्या दिया था कि जो सरकार है एक तरीके से जो सरकार जो गवर्नमेंट को ये अधिकार हो जाता है अगर ये बिल मंजूर जब हो जाता तो जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि गवर्नमेंट को ये राइट रहेगा कि जो सिटीजन है, आम नागरिक हैं, उनके जो पर्सनल जो डेटा होते हैं उसको गवर्नमेंट उनके उससे जो डेटा है उसको खंगाल सकती है, उससे गो थ्रू हो सकती है और इसका कोई भी सफिशिएंट सेफगार्ड नहीं रखा गया था। लास्ट में आर्टिकल में यही बताया गया है कि अभी एक बात और इस आर्टिकल में कहा गया है कि यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो डेटा लोकलाइजेशन का इशू है, डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि जो भी मान लीजिए कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, वो बाहर की कंपनी है, विदेशी कोई कंपनी है, भारत में इंटरनेट सर्विस अपने प्रोवाइड कर रही है। अब बात आती है कि जो भी पर्सनल डेटा होते हैं उसको कहीं पे स्टोर किया जा रहा है, वो मान लीजिए कहीं पे कोई क्लाउड सर्विस है वहां पर स्टोर इन डेटा को किया जा रहा है। अब बात आ रही है कि गवर्नमेंट का कहना है कि डेटा को लोकलाइज रखा जाए, इस डेटा को भारत के बाहर सेव न किया जाए, क्योंकि डेटा एज अ वेपन आज के समय में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बेसिकली इन जो सारे मुद्दे हैं देखना काफी जो दिलचस्प होने वाला है वो है कि जो अगला जो ड्राफ्ट आने वाला है उसमें किस तरीके से इन चीजों पर पुनर्विचार किया जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट आर्टिकल की आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है लेसन फॉर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टैंड ऑफ।
अभी जो देखा जा रहा है कि जो चीन और ताइवान के बीच में जो विवाद, जो एक तरीके से जो अग्रेशन जो चीन दिखा रहा है ताइवान के खिलाफ, उससे भारत क्या सबक सीख रहा है। ताइवान की बात करते हैं तो जब से नैन्सी पेलोसी इनकी विजिट, जो यूएस की हाउस स्पीकर, इनकी विजिट ताइवान में होती है, उसके बाद से चाइना काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। क्योंकि चाइना मानता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत में जो ताइवान है वो चाइना का एक पार्ट है। हालांकि ताइवान इसका खंडन करता है। ताइवान मानता है कि वो एक स्वतंत्र देश है और बेसिकली जो ओरिजिनल जो चाइना है वो ताइवान ही है। रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नाम होता है और चीन का ऑफिशियल जो नाम होता है वो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ये कहलाता है। तो बेसिकली विवाद यही है कि कौन असली चीन है। हालांकि हम उस विवाद में नहीं पड़ रहे हैं। इसमें आर्टिकल में ये कहा जा रहा है कि अभी ये देखना है कि अब चूंकि यूएस, चीन और ताइवान में सबकी नाक दांव पे लग चुकी है। चीन का क्या है? चीन का ये लगा है कि चाइना जो दुनिया भर में एक काफी स्ट्रॉन्ग शो करता है खुद को एक दादागिरी की तरीके से, और एक जो राइजिंग जो नेक्स्ट सुपर पावर बनने का ये दावेदारी कर रहा है। यदि ताइवान मामले पर यह कंट्रोल नहीं कर पाता है तो उसकी ये दावेदारी संकट पे आ जाएगी। यूएस की बात करते हैं। यूएस यदि ताइवान मामले में कहीं से कमजोर पड़ता है तो यूएस बहुत सारे मामलों में अभी इसकी किरकिरी हो रही है, और अगर ताइवान में भी होता है तो जो दुनिया भर में एक जो लीडर के तौर पर यूएस खुद को जताना चाहता है उस पर एक तगड़ी चोट लगेगी। इसके अलावा ताइवान की यदि बात करते हैं तो ताइवान के लिए तो ये स्वयं का अस्तित्व का संकट बना ही हुआ है, और जो चाइना है वो जो इस पर लगातार जो बुलिंग कर रहा है उस पर ये क्या जवाब देगा। एक जो लाल रेखा खींचनी चाहिए कि ठीक है, आपका अधिकार वहीं तक है जहां से मेरे अधिकार कहीं पर प्रभावित नहीं होते हैं। तो इन सब बातों पर यह पूरा आर्टिकल लिखा गया है। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है जो चीन के मुकाबले ताइवान एक बेहद छोटा, मात्र एक 23 मिलियन लोगों का एक स्मॉल आइलैंड है। बावजूद उसने नैन्सी पेलोसी की विजिट को इग्नोर नहीं किया। उनकी जो विजिट होनी थी उसको कहीं से भी अंडरलाइन नहीं करना चाहे, बल्कि जो भी उसको हाईलाइट करना था अपने नेशन के इंटरेस्ट में, ताइवान बिना किसी डर के चीन की आंख में आंख मिलाकर उसने वो सब कुछ किया। तो यहाँ पर जो राइटर है वो भारत के लिए ये कहना चाह रहे हैं कि भारत को ताइवान से एक लेसन लेना होगा कि खुद की जब सोवरेनिटी की बात आती है, अपनी जब संप्रभुता देश की बात आती है, तब वहां पर देश कोई बड़ा हो कोई देश छोटा हो, हमारे उससे कितने व्यापारिक वो संबंध है, कितने घनिष्ठ संबंध है, वो कितने बड़ा सुपर पावर है, इन बातों को नहीं सोचना चाहिए, बल्कि क्लियर कट एक लाल रेखा, एक विभाजन रेखा को तय कर देना चाहिए, जिससे सबको ये पता रहे कि बस इस रेखा के आगे उस देश का अधिकार नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल में ये भी बताने का कहा गया है कि भारत बार बार जो चीन की जब बात आती है तो भारत एक तरीके से झिझकता है उसकी खुलकर आलोचना करने से। स्पेशली इसमें बात गलवान वैली संकट की भी कहा गया है, और जो चाइना लगातार एग्रेशन बॉर्डर पर दिखाता है, और इवन भारत सरकार द्वारा इस बात से बिल्कुल मना कर देना कि चीन भारत की एक भी इंच भूमि को चीन ने कब्जा अभी नहीं किया है। अभी जो रिसेंट एग्रेशन हुआ था उसमें ये एक तरीके से भारत सरकार को इस पॉलिसी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि भारत जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा असलियत, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल, अगर भारत एक्सेप्ट इस बात को नहीं करता है कि चीन ने कुछ उसकी लैंड पर कब्जा किया हुआ है, अपना एग्रेशन कहीं पर दिखा रहे, तब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी भारत के सहयोगी देश हैं या जो भी अंतर्राष्ट्रीय फोरम है वहां पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसके अलावा यह भी बात हो रही है आर्टिकल में कि जब जहां पर ताइवान और चीन जो आपस में जो ट्रेड की बात करते हैं, तो जो ताइवान और चीन का ट्रेड बहुत ज्यादा है। अगर हम कुछ डेटा की बात कर रहे हैं तो लगभग जो एनुअल ट्रेड है वो लगभग 80 बिलियन से लेकर 130 बिलियन
दोनों कंट्री के बीच में होता है, ताइवान और चीन के बीच में, जिसमें से कि जो ट्रेड डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट कहने का सेंस इतना है कि किस कंट्री को इस ट्रेड से ज़्यादा फायदा होता है, तो वो कंट्री है ताइवान। ये बड़ा स्ट्रेंज है क्योंकि ज़्यादातर देशों से जब चीन व्यापार करता है तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो हमेशा चीन के फेवर में होता है, बट जब ताइवान का आता है तो ये हाईली इन फेवर ऑफ ताइवान चला जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान एक तरीके से सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है, और लगभग चीन जितने भी उसके लघु उद्योग होते हैं जहां पर भी चीन को जरूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर की, वो ताइवान से इस्तेमाल होता है, और इसमें जो ट्रेड डेफिसिट है वो ताइवान के फेवर में जाता है। बावजूद इसके ताइवान बिल्कुल भी नहीं झिझका अपनी क्लियर रेड लाइन को तय करने पे। अपनी सोवर्निटी की जब बात आती है तो बिना इस बात से घबराए कि चीन एक जो सुपर पावर का दावेदार है और ताइवान अगर हम मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। उसके कंपैरिजन में जब इंडिया की बात आती है तो निश्चित तौर पर इंडिया, वो लैंड हो, इकोनॉमी हो, चाहे वो यहां पर आर्मी की बात करते हैं, डिफेंस कैपेबिलिटी की बात करते हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करते हैं, तो इंडिया इन कंपैरिजन टू ताइवान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। बावजूद उसके जब भारत चीन की कोई बात आती है तो बिल्कुल अलग अंडर प्ले करता है खुद को, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर अंडर प्ले भारत बार बार प्ले करेगा तो उससे चीन को बढ़ावा मिलता जाएगा और भविष्य में चीन अपनी जो भी गुस्ताखियां उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। और इस बात पे जो भारत हमेशा तर्क देता है कि चीन से हमको अपने व्यापारिक संबंध को और गहरा करना होगा, क्योंकि यदि ट्रेड रिलेशन बहुत ज्यादा जब बढ़ जाएंगे तो चीन अपना एग्रेशन छोड़ देगा। यह तर्क कहीं पर भी उचित नहीं ठहरता है, क्योंकि अभी जो ताइवान का एग्जाम्पल आता है वहां पर ताइवान और चीन के ट्रेड में चीन को ज्यादा जरूरत है ताइवान से ट्रेड की, बावजूद उसके जब एग्रेशन की बात आती है तो चीन बिल्कुल नहीं झिझकता है। तो यह तर्क दे देना कि जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिक जो लिंक होते हैं वो यदि गहरे होते जाएंगे तो चीन रुक जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली इस आर्टिकल में इतनी बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो स्टिकिंग टू द कमिटमेंट, बेसिकली ये आर्टिकल बात कर रहा है कि भारत को अपने जो भी कमिटमेंट किया है क्लाइमेट गोल को अचीव करने के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस जो COP है उसमें उसको अचीव करना होगा, एक एग्जाम्पल सेट करना होगा, जिससे कि भविष्य में होने वाले और भी जितने भी फोरम होते हैं उसमें भारत का कद बढ़ेगा और इवन इसकी जो नेगोशिएशन पावर है वो भी बढ़ेगी। अभी इस नवंबर में होने वाला है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इनकी 27वीं मीटिंग होने वाली है। कहां पर होगी? शर्म एल शेख, इजिप्ट। दोस्तों ये पूरा आर्टिकल प्रीलिम्स एग्जाम, किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम, वनडे एग्जाम और साथ साथ में जो मेंस होते हैं, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। प्रीलिम्स में सीधे सीधे ये पूछ देगा कि 27वां जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है ये कहां पर होने वाला है, तो इजिप्ट में होने वाला है, या पूछ लेगा शर्म एल शेख ये कहां पर है, इजिप्ट में है। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान से थोड़ा सा इस आर्टिकल को देखने की जरूरत है। तो जो नवंबर में 27वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाली है, वहां पर जो उससे पहले अभी जो हमारी कैबिनेट है उसने जो भारत का NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका एक फॉर्मल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, उसमें क्या माना जाता है कि भाई 2 डिग्री जो टेम्परेचर है इसे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, और सदी के जो एंड तक में प्रयास ये करना है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, जिससे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके खतरे को टाला जा सके या एटलीस्ट कंट्रोल किया जा सके। अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज अपना गोल तय करते हैं, और भारत की बात करते हैं तो जो नेशनल डिटरमाइंड जो कंट्रीब्यूशन है कि कौन सा देश कितना कंट्रीब्यूट करेगा, उसमें भारत, अच्छा इसमें एक खास बात और ये भी है कि हर 5 साल बाद
एक स्टेटमेंट जारी होता है। एनडीसी का स्टेटमेंट हर 5 साल बाद जारी होता है। भारत ने इससे पहले कब किया था? भारत ने 2015 में किया था। अब 2020 का अपना ये जो भी आंकड़े वहां तक के अब जारी करने जा रहा है। 2015 जो कि भारत का पहला एनडीसी आंकड़े थे, उसमें भारत ने 8 टारगेट स्पेसिफाइड किए थे। पहला उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो इमिशन है, जो उत्सर्जन जो होता है, उसको जो जीडीपी के 33 से 35% 2005 से कंपैरिजन किया जाए तो उससे कम कर दिया जाएगा 2030 तक में। साथ ही साथ में 40% के आसपास जो हम बिजली को प्रोड्यूस करते हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी से हम प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। और इसके अलावा लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन एक्स्ट्रा हम कार्बन सिंक इसका हम निर्माण करेंगे, चाहे वो फॉरेस्ट से हो या ट्री कवर से हो। 2030 तक में ये सारे काम करेंगे। भारत के कंडीशन में एक खास बात रहती है, चूंकि हमारी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है या ओवरऑल जो हमारा एमिशन होता है, ओवरऑल जो एमिशन भारत की हम बात करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आता है। बट अगर हम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति एमिशन जब उत्सर्जना की बात करते हैं, प्रति व्यक्ति जब उन आंकड़ों को देखते हैं तो वो काफ़ी कम रहता है। अब इसके अलावा ये भी बात होती है कि जो क्लाइमेट जो क्राइसिस है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसमें भी जो यूएस का जब लीडरशिप होता है और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ होता है 1850 के बाद से, तो उनकी वजह से क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। पर अब चूंकि चलिए नुकसान उनकी वजह से हुआ है, पर अभी जिम्मेदारी सभी की है। तो अब बात यह आ रही है कि जो 2026 माफ़ कीजिएगा 2021 में कॉप जब 26 हुआ था ग्लासगो में, वहां पर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने 5 कमिटमेंट जिसको उन्होंने पंचामृत नाम दिया था, वहां पर भारत सरकार ने कुछ खास बात को अनाउंसमेंट किया था, कमिटमेंट किया था कि जो हमारा जो नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी है इसको हम इंक्रीज कर देंगे 500 गीगावाट से 2030 तक में। और कोशिश ये होगी, कोशिश क्या बिल्कुल अचीव कर लेंगे 2070 तक कि हम नेट जीरो या हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन होता है एनर्जी सोर्सेज से उसमें हम नेट जीरो हो जाएंगे। हालांकि जब प्रेस स्टेटमेंट आता है तो कैबिनेट का डिसीजन इस पर बिल्कुल मौन रहता है कि क्या भारत एमिशन 1 बिलियन टन से काट लेगा या कार्बन सिंक, उसमें किस तरीके से भारत इन चीज़ों को पूरा करेगा, इस पर अभी कुछ बहुत बात नहीं कहा गया है। इसमें यह भी बात आर्टिकल में कही जा रही है कि भारत को ऐसे प्रॉमिस ही करने चाहिए जो व्यवहारिक हो, जो आसानी से पूरे हो जाएं, क्योंकि ये वैश्विक पटल पर कमिटमेंट और कंट्री के इमेज को इफेक्ट करता है। हालांकि भारत ने अभी तक अपनी इंटेंसिटी, अपनी इंटेंट बिल्कुल क्लियर कट रखा है कि भारत कॉप की जो भी कंडीशन होते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके तहत अपने सारे काम कर रहा है। और जो फॉसिल फ्यूल्स पर जो एनर्जी के लिए जो निर्भरता होती है उससे लगातार भारत अपनी निर्भरता को कम कर रहा है। और इसके अलावा जो हमारे खासतौर पर जैसे जो बिगेस्ट जो कॉरपोरेशंस होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो भी लगातार कमिटमेंट कर रहे हैं और अपने कमिटमेंट को और बढ़ा रहे हैं, जिससे कि जो भी एनर्जी सोर्सेज पॉल्यूशन को पैदा करते हैं, पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, उनसे वो शिफ्ट कर सकें। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है और जब मीटिंग होती है उसमें क्या नई बातें सामने निकल कर आती है। नवंबर में मीटिंग होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल की हम बात करते हैं तो एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन अ न्यू एज डिजिटल कॉमर्स। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल है ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है किस तरीके से जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो भारत में वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसके प्रमुख जो कारण है, सबसे बड़ा कारण क्या है? रीच ऑफ स्मार्टफोन। इसके अलावा जो सस्ते डेटा हैं, अफोर्डेबल जो डेटा है ये, और इन सारी चीज़ों में जो योगदान या कह सकते हैं संकट में एक अवसर, अगर हम डिजिटल कॉमर्स की बात करें तो बनकर आता है कोविड। इसमें चीज़ें सारी बंद हो जाती हैं फिजिकल फॉर्म में। डिजिटल जो कॉमर्स होता है, डिजिटल इकोनॉमी को काफ़ी बूम मिलता है। इसके अलावा यूपीआई रिवॉल्यूशन, इसका काफ़ी योगदान है, आधार का योगदान है, और जो दूसरे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। बेसिकली आर्टिकल में ये सारी बातें हो रही हैं कि अब
जो आम आदमी है भारत का, वो डिजिटल सेवाओं जो कहा जाता है कि फैसिलिटी एट डोर स्टेप, उनको पहले के मुकाबले वो काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है। चाहे ऑनलाइन लर्निंग की बात हो, मेडिकल कंसल्टेशन की बात हो, बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, खाना मंगवाना हो, पर्सनल केयर हो, एटसेट्रा, ये सारी चीज़ों पर आम नागरिक काफ़ी इस पर जोर दे रहा है। इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव, चाहे वो यूआईडीआई है, आधार हो, यूपीआई हो, आयुष्मान भारत डिजिटल हो, इन सब ने मार्केट को रिवॉल्यूशनाइज किया है। अब बात इसमें आर्टिकल में उठाया जा रहा है कि जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है या जो आसपास घरों के जो लोकल किराना स्टोर हैं, वो जो इस डिजिटल क्रांति, इसका हिस्सा उस तरीके से नहीं बन पाए हैं अभी तक जैसा इनको बनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कुछ हद तक डिजिटल पेमेंट ये लेना शुरू कर चुके हैं, पर इनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो एक लोकल किराना स्टोर में जो उनकी दुकान पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं, उनका कहीं पर डिजिटल जो डिस्प्ले होता है वो नहीं होता है। यहाँ से जो ऑनलाइन सर्विसेज, ये फैसिलिटी एट डोर स्टेप, दूर दराज तक प्रोवाइड करा सके, ये अभी तक भारत में नहीं हो पाया है। तो इन चीज़ों पर ये आर्टिकल कह रहा है कि इनको पूरा करने के लिए कि किस तरीके से होगा कि भाई, क्योंकि जो इनका इन्वेंट्री है लोकल स्टोर, ये अभी एक डिजिटल पूरा वैक्यूम ये बना हुआ है, ऑनलाइन परचेज से अभी उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। अब इसमें कारण ये भी बताया जा रहा है कि बेसिकली जो लोकल दुकानदार हैं, इसको अपने जो प्रोडक्ट है इनको ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन पर डिस्प्ले करने के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, जिससे उनका कॉस्ट लागत बढ़ता है, और जिससे चूँकि उनके पास पहले से उतनी पूंजी नहीं होती है, और इस वजह से वो एक्स्ट्रा पूंजी किसी भी तरीके से ऐड करने से बचते हैं और अपना डिजिटलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट और वो डिस्प्ले किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर वो नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन जो सेलर होते हैं, जो दूसरे प्लेटफॉर्म के, उनकी खुद की कंडीशन होती है कि उनके प्लेटफॉर्म पे अगर प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना है तो सर्टेन कंडीशंस, रूल, टर्म्स उनको फॉलो करना होता है, उससे भी ये बचना चाहते हैं। इस वजह से जो लोकल किराना है वो इस डिजिटल जो क्रांति हो रही है उसका हिस्सा अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। अब इसमें ये भी बात आ रही है कि जो सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके तरफ से एक प्लेटफॉर्म जो ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये प्लेटफॉर्म, ये एक क्रांति, इस तरफ एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है, जिससे कि जो भारत है उसमें जो ई कॉमर्स है वो जो स्मॉल बिजनेस और जो डीलर है उन तक आसानी से पहुंच जाए। अब इसमें क्या बात हो रहा है कि जो ONDC नेटवर्क है, इससे जो प्रोडक्ट सर्विसेज, जो सारे पार्टिसिपेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट हैं जो अमेज़न पे हैं, कुछ फ्लिपकार्ट पे हैं, कुछ मीशो पे हो गए, इस तरीके से XYZ डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे तो जो ONDC है, ये क्या करेगा, ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म करेगा जहां पर ये सारे प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर शो कर सकेंगे, और इनके साथ साथ में जो लोकल जो किराना स्टोर है उनके भी प्रोडक्ट यहाँ पर शो हो सकेंगे। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको एक वाइडर जो कंज्यूमर है उन तक वो पहुँच पाएंगे। पहले क्या होता था, अपने खुद के सिर्फ कंज्यूमर लिमिटेड होंगे, अभी सबको, सभी के कंज्यूमर पे एक्सेसिबिलिटी यहाँ पर मिल सकेगी। इसके अलावा जो कंज्यूमर होंगे उनको फ़ायदा क्या होगा, उनको ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस पे मिलेगा, तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ यहाँ पर होगा, ऐसी बात कही जा रही है। अब इसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो ONDC है, इसने अपना पायलट अपना प्रोजेक्ट को 2022 में स्टार्ट कर दिया था। शुरुआत में 5 सिटी, जो दिल्ली, बेंगलोर, कोयम्बटूर, भोपाल, शिलोंग में, फिर धीमे धीमे 18 सिटी में फैल गया। अभी ये और आगे भी बढ़ने की बात आ रही है। इसमें जो भारत का जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, ये बताया जा रहा है कि $200 बिलियन का ये हो जाएगा 2027 तक पहुंचते पहुंचते। अब इसमें जब तक जो ये किराना स्टोर बिजनेस और स्मॉल बिजनेस हैं, ये अगर इसमें आ जाते हैं तो एक तरीके से पूरे जो इस सेक्टर है उसको ये कैटलाइज कर देंगे, एक क्रांति यहाँ पर आ जाएगी जो सभी के लिए फायदेमंद होगा। अब समस्या ये उठ रहा है कि फायदा कब होगा, क्योंकि अगर सिंपल सी बात है,
जो सर्विस जब ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बहुत सारा, कई बार होगा मान लीजिए प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, कई बार होगा पेमेंट नहीं मिला, कई बार पेमेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है उन तक नहीं पहुँचा। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रॉब्लम होंगे, अब उनको उसका रिजोल्यूशन कैसे किया जाएगा, जो भी डिस्प्यूट होते हैं। तो एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, जब तक एक बेटर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम नहीं होगा, बेटर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ये जब तक नहीं होगा तब तक ये पूरी क्रांति उतनी तरीके से कारीगर नहीं हो पाएगी। अब इसमें कुछ बात कही जा रही है कि कुछ एग्जाम्पल्स की बात हो रही है कि लगभग 24/7 ये इनका होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, जो दूर दराज के जो भी क्षेत्र हों वहाँ तक हो। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो मान लीजिए सर्विस तो है बट उसकी डिलीवरी कुछ एरिया पर नहीं हो पाती है, तो इन सब हर्डल से ओवरकम करना होगा। हर क्षेत्र में डिलीवरी हो, प्रोडक्ट पहुंच सके, ये भी सुनिश्चित करना होगा। 24/7 जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है, जो इनका जो कॉल सेंटर है, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जो कस्टमर केयर सेंटर होते हैं, उनको कारगर रहना होगा। बेटर जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है उसको करना होगा। कुछ एग्जाम्पल की बात कही जा रही है, जैसे कि जो बाहर में जैसे यूएस की बात करें या दूसरे जो वेस्टर्न कंट्री, वहां पर ईबे की बात कर रहे हैं तो लगभग 60 मिलियन से ज्यादा डिस्प्यूट ये बिटवीन स्मॉल ट्रेडर, ये लगभग साल भर में अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है। इसके अलावा अलीबाबा की बात करते हैं, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेलर और ई कॉमर्स कंपनी है, उनके पास भी एक इफेक्टिव जो डिस्प्यूट जो रिजॉल्व मैकेनिज्म होता है वो है। अब भारत की बात कही जा रही है तो कोई भारत में भी चाहे वो नेशनल पेमेंट जो एनपीसीआई होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें भी डिस्प्यूट, कभी आपका पैसा कट जाता है, नहीं आता है, तो वहाँ पर मैकेनिज्म है कि आप अपनी बातों को रख सकें, अपनी दिक्कतों को बता सकें, पैसा आ जाता है। यूपीआई की में जब बात होता है, चाहे सेबी, इनग्राम सेबी स्कोर्स, जैसे सिक्योरिटी एक्सचेंज फॉर बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबीकॉम, कंप्लेन रेड्रेस सिस्टम की बात हो जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात आती है। तो बेसिकली ये कुछ एग्जांपल बताया जा रहा है, चाहे एमएसएमई समाधान की बात आ रही है, आरटीआई ऑनलाइन की बात आ जा रही है। तो ये सब भारत में ऑलरेडी एक जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, जिससे कि जो समस्या है उनका निदान किया जा सके, वो ऑलरेडी भारत में कार्यरत है। ज़रूरत क्या है, चीज़ों को और ज़्यादा विस्तार देने की, और जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो मैकेनिज्म है इसको जो कंज्यूमर प्रॉब्लम और जो डिजिटल कॉमर्स है उससे जोड़ने की, जो ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स होगा, उस नेटवर्क से इसको जोड़ने की। और इसके साथ साथ में ये जितना ज़्यादा सशक्त होगा उतना ही जो कोर्ट और जो दूसरे फोरम होते हैं, कंज्यूमर फोरम होते हैं, उस पर दबाव उतना ज़्यादा कम होता जाएगा। और साथ में क्या होगा, एक ट्रस्ट डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ब्रांड डेवलप होगा। तो बेसिकली जो आगे का समय है उसमें जो डिजिटल जो क्रांति भारत में है, और उसकी वजह से जो ई कॉमर्स के बिजनेस जो कि 2027 तक बहुत ज़्यादा बढ़ने का, और उसके बाद साल दर साल जैसे जैसे भारत में डिजिटल जो अवेयरनेस है, पेनिट्रेशन है, और अभी हाल फिलहाल में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी भी हो चुकी है, तो इन सब चीज़ों से बूस्ट मिलेगा। तो बेसिकली इसके बेनिफिट को भारत तभी अपना पाएगा जब ई कॉमर्स में जो लोकल किराना स्टोर होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, और साथ साथ में जो डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है वो और ज़्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव बन पाएगा। दोस्तों, आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।